नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, हम संविधान सभा ही हमारा अभी टॉपिक है। एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही वेस्ट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हम अभी संविधान सभा पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोई दूसरा चैप्टर नहीं चला है, अभी पहला चैप्टर ही है संविधान सभा, जिस पे हम पहले से ही बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ठीक है, और जब चुनावों का परिणाम आया तो परिणाम आने पर कांग्रेस ने सबको धूल चटा दी, सबके होश उड़ा दिए कांग्रेस ने। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग 73 सीटों पर सिमट गई और बाकी अन्य दल जो थे जैसे अकाली दल और किसान दल, मजदूर संघ, ठीक है, अनुसूचित जाति संघ, सबको एक एक सीट से सहमत होना पड़ा। ये मैंने अब तक बताया। अब यहाँ से कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है कि ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे वो किस प्रकार हुए थे, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं बता दूं, जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो हुए थे, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। जो एमएलए थे, प्रांतों के एमएलए थे, जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, उनके, और जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके, इन दोनों के जो एमएलए थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत थे और कमिश्नरी क्षेत्रों के एमएलए थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जो चुनाव प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं प्रत्यक्ष। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, प्रत्यक्ष वो होता है जैसे आप अपन प्रधानमंत्री के चुनाव में मतदान करते हो, यानी कि आप जब किसी प्रतिनिधि को सीधा मत देते हो तो होता है प्रत्यक्ष, और जब आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हो और वो फिर किसी को चुनता है तो होता है प्रत्यक्ष। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हम प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, तो ये होगा प्रत्यक्ष मतदान। और राष्ट्रपति, ये हो गया अप्रत्यक्ष मतदान, क्योंकि हम कभी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, बल्कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जैसे सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य हैं, हमने उनको चुना है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, हम नहीं करते। आम जनता भाग ले लेती। आम जनता किस में लेती है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अर्थात प्रधानमंत्री के चुनाव में। ऐसा चुनाव जिसमें आम जनता भाग ले या सीधा मतदान करे वो हो गया प्रत्यक्ष, और जिसमें अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुना जाए वो हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा में कैसे पहुंचे थे? तो अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचे थे। भाई याद रखना है, बहुत जरूरी है, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बताया 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई और 73 सीटें मुस्लिम लीग को, बाकी सबको एक एक सीटें मिली थी। अब यहाँ से एक सवाल और आपको जरूर याद रखना है, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में पूछा जाता है अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति से कितने सदस्य थे? तो आप बताओगे अनुसूचित जाति से कुल 26 सदस्य थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? यानी कि एसटी वाले जो थे वो 26 थे। एसटी वाले कितने थे? एसटी वाले 33 थे। आपसे पूछा जाए महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? जो महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो महिलाओं की जो संख्या थी संविधान सभा में वो भाई 15 थी। ये भी एक जरूरी सवाल है। महिलाओं की संख्या 15, एससी की संख्या 26, एसटी की संख्या 33 और महिला थी हमारी 15 महिला थी संविधान सभा में। ओके, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अब जब स्थिति अपनी मजबूत हो गई कांग्रेस की, संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, तो कांग्रेस की संविधान सभा में स्थिति को मजबूत देखते हैं मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध, उसका संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों किया? कांग्रेस की स्थिति मजबूत देखते हुए
क्यों देखते हुए? क्योंकि कांग्रेस के 208 सदस्य हैं और मेरे 73 सदस्य हैं। मुस्लिम लीग ने सोचा मेरे 73 सदस्य, कांग्रेस के 208 सदस्य। मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि मैं कोई प्रस्ताव लाती हूँ, यानी कि मुस्लिम लीग के लोग कह रहे थे यदि हम अपने मुस्लिमों के हितों में या उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई प्रस्ताव लाएंगे तो कांग्रेस के 208 सदस्य हमारे प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे, पास ही नहीं होने देंगे, वो तो उसका विरोध करेंगे और जब वो विरोध करेंगे तो वो कभी पास नहीं होगा, पास नहीं होगा तो फिर कोई संविधान में कोई बात रखी नहीं जा सकती मुस्लिमों के लिए, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया मुस्लिम लीग ने। अब विरोध किस किस ने किया? मुस्लिम लीग ने किया। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान सभा का विरोध किया, मतलब कांग्रेस का विरोध किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि इनको केवल एक ही सीट प्राप्त हुई थी, इनको केवल एक ही सीट प्राप्त हुई थी। ये जिस दल से चुनाव लड़े थे उसका नाम था अनुसूचित संघ, अनुसूचित संघ, अनुसूचित संघ से ये चुनाव लड़े थे। इनको केवल एक ही सीट मिल पाई थी, वो भी अपनी ही सीट पर ये जीते थे, बाकी इनके सारे सदस्य जो दल थे वो हार गए थे। अब यहाँ से सवाल आता है कि एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा उसका बहिष्कार करा संविधान सभा का, और उसमें शामिल होने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। एक हैदराबाद जैसी रियासत थी, हैदराबाद, हैदराबाद ने भी अपना कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा, इसने भी संविधान सभा का विरोध किया भाई, इसने भी अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? तो भाई या तो आपको लिखा मिलेगा बंगाल से, यदि बंगाल नहीं मिलता है तो आपको लिखा मिलेगा पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल से हुआ। अब आपको एक और बात बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़े और जब संविधान बन ही रहा था और भारत जब तक आजाद नहीं हुआ, मतलब संविधान बन ही रहा था जब ये चुनाव लड़े थे, उसी समय 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। जब संविधान बनकर तैयार भी नहीं हुआ, ये चुनाव लड़कर संविधान सभा में पहुंच गए, सदस्य तो बन गए, लेकिन संविधान जो है जब तक बनकर तैयार नहीं हुआ कि भारत का विभाजन हो गया, भारत पाक के रूप में। जब भारत पाक के रूप में भारत का विभाजन हो गया तो बंगाल का भी विभाजन हो गया, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हुआ ये कि जो पश्चिमी बंगाल है वो तो आ गया भारत के हिस्से में, पश्चिम बंगाल आ गया भाई भारत के हिस्से में, और जो पूर्वी बंगाल है वो आ गया किसके हिस्से में? वो आ गया पाकिस्तान के हिस्से में। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ, तब ये समस्या आ गई कि भाई पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान के पास चला गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान में शामिल तो कराना पड़ता, भाई संविधान बन ही रहा था तभी भारत का विभाजन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे, अब पूर्वी बंगाल पहुंच गया पाकिस्तान में, अब इनको भारत में लाना था, तो क्या हुआ, इनका फिर से उपचुनाव कराकर इन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उपचुनाव कैसे कराया गया? उपचुनाव ऐसे हुआ भाई, जो मुंबई है, उस समय बंबई बोलते थे, बंबई प्रांत, बंबई प्रांत की एक पूना सीट थी, पूना, जिसे वर्तमान में आप पुणे बोलते हो, पूना सीट, पूना सीट से कांग्रेस के एक सदस्य चुनाव लड़े थे जिनका नाम था M.R. जयकर। M.R. जयकर को इस्तीफा दिया गया, M.R. जयकर से इस्तीफा दिलाया गया कि अपना पद छोड़ दीजिए भाई। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के सदस्य थे ये, और इस सीट पर फिर से उपचुनाव कराकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया गया भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से संविधान सभा में शामिल किया गया, किससे? पूना की सीट से। जब पूर्वी बंगाल में पहुंच गया, जो पूर्वी बंगाल है जब पाकिस्तान में पहुंच गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना था, इसलिए M.R. जयकर से इस्तीफा दिलाया गया पूना सीट से, फिर से इस पर उपचुनाव हुए और इनको फिर से संविधान सभा में लाया गया। लेकिन ये फिर भी उसका विरोध ही कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि मेरे पास एक सीट है,
और मैं एक सीट के लिए अनुसूचित जातियों के लिए क्या कर सकता हूँ, ये उसका विरोध कर रहे थे। इसलिए इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। उधर हैदराबाद देशी रियासत ने भी अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। उधर मुस्लिम लीग भी संविधान सभा का विरोध कर रही थी, वो भी उसमें शामिल होने से मना कर रही थी कि हम भी संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो भाई जब संविधान सभा का कुछ ज्यादा ही विरोध बढ़ता चला गया, जब ज्यादा ही विरोध संविधान सभा का होने लगा, तो हुआ ये कि उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। कौन थे उस समय? लॉर्ड वेवेल। तो जो लॉर्ड वेवेल थे उन्होंने सोचा कि अब संविधान के निर्माण में देरी करनी जरूरी नहीं है, मतलब सही नहीं है संविधान के निर्माण में देरी करनी। दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता जा रहा है, भीमराव अंबेडकर भी विरोध कर रहे हैं, उधर मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही है, हैदराबाद देशी रियासत ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। इसीलिए इन्होंने जो संविधान सभा के सदस्य थे सबको पत्र भिजवाया कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली आकर अपने संविधान का निर्माण कार्य आगे बढ़ाइए, अपना निर्माण कार्य शुरू कीजिए, आप दिल्ली आइए। दिन प्रतिदिन विरोध जो है बढ़ता जा रहा है, कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप दिल्ली आइए। सभी सदस्यों को इन्होंने पत्र भेजा और सभी सदस्यों को इन्होंने दिल्ली बुलाया। जिसके बाद सभी सदस्य दिल्ली पहुंचे। जो कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपने संविधान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। अब भाई यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब सभी सदस्य दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली पहुंचने के बाद भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहां पे हुई? दिल्ली का जो वर्तमान में संसद भवन है, संसद भवन में पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये बैठक जो चली थी ये 11 बजे पहली बैठक हुई थी। उस समय दिन भाई सोमवार था, जिस दिन ये बैठक हुई थी 11 बजे सोमवार के दिन ये बैठक हुई थी दिल्ली के संसद भवन में 11 दिसंबर 1946 को। ये संविधान की पहली बैठक थी। कौन सी बैठक थी? पहली बैठक थी। संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पे हुई? दिल्ली के संसद भवन में हुई भाई। इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में कुल 210 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्य आए थे इसमें? 210 सदस्य आए थे, जिनमें से 208 सदस्य कांग्रेस के थे। लेकिन भाई कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है 207 सदस्य भी। 207 सदस्य कांग्रेस के थे, 3 सदस्य अन्य थे। तो ये 210 सदस्य इसमें शामिल हुए थे कुल कांग्रेस उसके संविधान सभा के पहले अधिवेशन में। अब पहले अधिवेशन में और क्या घटना घटी? पहले अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान। अब सवाल यह आता है कि इनको अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? मैं सब बताऊंगा भाई क्यों चुना गया। जब संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो संसद भवन में 210 सदस्य एकत्रित हुए थे, उन्होंने सोचा कि आज हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम भारत के लिए कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक ऐसा शुभ मुहूर्त है। इसीलिए जितने भी एकत्रित सदस्य यहाँ दिल्ली के संसद भवन में इकट्ठे हुए हैं, हम सबने सोच विचार कर ये सोचा है कि हम जो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं उसकी आज जो अध्यक्षता करेंगे वो एक सबसे वरिष्ठ आदमी करेगा, यानी कि जो हम सब में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होंगे आज वो अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि हम एक अच्छा शुभ कार्य करने जा रहे हैं, संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, हम एक अच्छे कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसीलिए आज हमारी इच्छा यह है कि हम सब में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है, वो इसकी अध्यक्षता करे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनकी उम्र उनमें सबसे अधिक थी, इसीलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946
1946 को। तो पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष बन गए। इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा ने सभी को मंच पर बुलाया, सभी को अपने पास बुलाया और संविधान के बारे में सबके विचार जाने कि संविधान के निर्माण के बारे में आपके क्या विचार है, सबका नाम पूछा, सबके विचार जाने और उसके बाद ये बैठक समाप्त हो गई। इसके बाद अब आती है दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है भाई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की भाई दूसरी बैठक होती है। ये बैठक भी भाई दिल्ली में हुई थी, ये बैठक भी दिल्ली में हुई थी। अब ये जरूरी नहीं है पहली बैठक ही पूछी जाती है कहाँ पे हुई थी, ये भी दिल्ली में हुई। तो इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ साथ इस बैठक में जो एच.सी. मुखर्जी थे, यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी का अर्थ है हरीश चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। अब सवाल ये बनता है कि उपाध्यक्ष क्यों चुने गए थे, तो ये इसलिए चुने गए थे, मान लो राजेंद्र प्रसाद किसी कारणवश ना आ पाए तो ताकि संविधान की कार्रवाई ना रुके, संविधान का निर्माण कार्य बराबर चलता रहे, इसलिए इनको एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक जी, इससे आगे चलते हैं। तो पहली बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष चुन लिए गए, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुन लिए गए और पहली बैठक भी समाप्त हो जाती है। अब दूसरी बैठक भी अब समाप्त हो जाती है। पहली और दूसरी बैठक दोनों हो चुकी हैं। अब आती है जी तीसरी बैठक। अब तीसरी बैठक क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बारे में एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, यह है कि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह बहुत जरूरी पॉइंट है कि किस बैठक में, संविधान की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया, ये सबको पता चल गया। इसको स्वीकृति कब मिली, इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। ये पारित हो गया भाई, संविधान सभा में पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी कि ये पास हो गया भाई। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। किसने प्रस्तुत किया, इन्होंने। अब सवाल बन सकता है कितने दिन विचार किया था संविधान सभा ने इस पर, 13 से 19 दिसंबर तक, यानी कि इस पर जो विचार किया संविधान सभा में कितने दिन, लगभग 7 दिन इस पर विचार चला था उद्देश्य प्रस्ताव पर। अब आप एक सवाल बताओ कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये जो पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या लिखा हुआ था ऐसा। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर पंडित नेहरू ने लिखा था कि हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम जो दिल्ली में एकत्रित हुए हैं संविधान बनाने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, इस संविधान के निर्माण के लिए जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे इस संविधान का मतलब संविधान जो होगा, उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने कहा हम जो संविधान बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा। अर्थात इसका आप अर्थ समझो कि हमारा जो संविधान होगा उसमें कौन कौन सी बातें शामिल होंगी, कौन कौन से उसमें अधिकार होंगे,
मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया कि सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा, भारत में समाजवाद होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, भारत में लोकतंत्र होगा, ऐसी बात बताई गई। यानी कि संविधान का उद्देश्य बताया गया उद्देश्य प्रस्ताव में, ये याद रखना है, संविधान का उद्देश्य बताया गया उद्देश्य प्रस्ताव में। और वास्तव में जो उद्देशिका है, आप प्रस्तावना पढ़ोगे ना, प्रस्तावना का जो मूल स्रोत है पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही था। जो प्रस्तावना का मूल स्रोत है, आप आगे प्रस्तावना पढ़ोगे, संविधान की प्रस्तावना। तो भाई उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित नेहरू ने, जिसका उद्देश्य था संविधान का हमारे का उद्देश्य क्या है, इसमें यह बताया गया था कि भारत में लोकतंत्र होगा, भारत में समाजवाद होगा, भारत एक पथनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। ठीक है, ऐसी बात बताई गई थी कि राष्ट्रपति का पद होगा, कौन कौन से मूल अधिकार होंगे, कितने नीति निर्देशक तत्व होंगे, ऐसे करके इसमें ये बात बताई गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। अब संविधान की 3 बैठक जो है पूरी हो गई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पास कर दिया। अब जब 3 बैठक हो गई तो संविधान, जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो सोचने लगे कि भाई कांग्रेस के लोगों ने 3 बैठक संपन्न कर ली है, कहीं ऐसा ना हो वो पूरे ही संविधान को बना डाले और हमारे शामिल ना होने से उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब कहीं ऐसा ना हो कि सारे संविधान बना दे, 3 तो बैठक कर चुके हैं और हम ना शामिल हो तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि संविधान की कार्रवाई रोकनी होगी। वो सोच लगे संविधान की कार्रवाई रुक जाए अब कैसे भी। तो उन्होंने क्या करा, बंगाल में सांप्रदायिक आंदोलन छेड़ दिया, यानी कि हिंदू मुस्लिमों में फूट डाल दी बंगाल में। जब हिंदू मुस्लिमों में फूट डाल दी तो बंगाल में मारकाट होनी शुरू हो गई। हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ा हो गया, मारकाट होने लगी, और मारकाट होने लगी तो ये मारकाट लगभग यूपी और बिहार सब में फैल गई। जब ज्यादा ही ये मारकाट बढ़ती चली गई तो जो लोग संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे दिल्ली में बैठकर, मतलब जो संविधान का निर्माण कर रहे थे संविधान सभा के लोग, वो सोचने लगे कि बाहर इतना सांप्रदायिक आंदोलन चल रहा है, हम कैसे चैन से बैठकर यहाँ संविधान बना ले भैया। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले ये आंदोलन शांत हो, इसलिए संविधान की कार्रवाई को रोक दो, और जब ये आंदोलन मारकाट शांत हो जाएगी तब हम संविधान बनाएंगे। तो उन्होंने अपने संविधान की कार्रवाई रोक दी। जो दिल्ली में संविधान बना रहे थे कि पहले इस मारकाट को तो बंद करो, जब ही तो संविधान बनाए। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी के पास गए और महात्मा गांधी से कहा कि आप इस मारकाट को शांत करें। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जहां वो जाते थे सब उनका सम्मान करते थे। ठीक है, जहां जाते थे सब उनकी बातों को मानते थे। तो महात्मा गांधी बंगाल चले गए और बंगाल जाकर महात्मा गांधी ने समझाया हिंदू धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को, जिसके बाद वो मान गए और ये सांप्रदायिक आंदोलन बंद हो गया। इसी समय की बात है तो भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो गवर्नर जनरल बनकर आ चुके थे। इनसे पहले लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल जा चुके थे, उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। और जब महात्मा गांधी ने इस सांप्रदायिक आंदोलन को थोड़े ही दिनों में शांत कर दिया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी की बहुत प्रशंसा करी, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे भाई कि जहां वो जाते थे सभी उनकी बात मानते थे, सब उनका सम्मान करते थे। इसलिए महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को शांत कर दिया, जिससे संविधान की फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। इसके बाद क्या होता है, एक सचिवालय का गठन किया गया था, किसके निर्देशन में, B.N. राव के निर्देशन में। ये B.R. राव है, B.R. राव नहीं, B.R. राव का अर्थ होता है भीमराव अंबेडकर, लेकिन B.N. राव का अर्थ होता है बेनेगल नरसिंह राव। तो बेनेगल नरसिंह राव के निर्देशन में एक सचिवालय का गठन किया गया, किसके लिए, संविधान का जो निर्माण करना है, संविधान का जो खाका तैयार करना है उसके लिए। और इसके अधीन छोटी छोटी समितियों का गठन किया गया, जैसे झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, ऐसी समितियां बनाई गई। तो भाई यहाँ से जब से सचिवालय का गठन किया गया, यहाँ से हम आगे कल बात करेंगे। अब हम इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी मेरी वीडियो को देखे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आप शेयर नहीं करोगे तो फिर हमें कौन जानेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे अपना नाम लिखें, जो भी देख रहा है कमेंट में नाम बताए कि ये वीडियो मैंने देखी है, बस नाम लिखकर भेज दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। या फिर जो मुझे जानते हैं वो अपना नाम
लिखकर भेजें, नहीं जानते तो वो अपना नाम लिखकर भेजें। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इतने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वो लगा देंगे डैशबोर्ड और उसमें कहेंगे कि ऐसे जैसे मैं आपको करंट पढ़ाता हूँ, करंट तो एक मजबूरी है ऐसा पढ़ाना, लेकिन जीएस मैं जीएस ऐसी पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ बस नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे भाई कमेंट करके बताएं कि किसने देखी है मेरी वीडियो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ वो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, उसको फ़ायदा होने वाला है। बस ये रिक्वेस्ट है कि अपना नाम ज़रूर लिख कर बताएं और वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, तभी तो पता लगेगा कि वीडियो में क्या है। ऐसे क्या है भाई, किसी से भी पढ़ लो, बहुत सारे चैनल बने पड़े हैं, बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, तो जो जो ऊंची दुकान होती है ना उनके फीके पकवान होते हैं, एक बार हमसे पढ़कर देखो भाई। ठीक है जी, धन्यवाद। इससे आगे आगे वाली वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी की। अब हमने यहाँ तक बात करी है कि एक सचिवालय का गठन किया गया था, ठीक है, तो इससे आगे हम आगे बात करेंगे, आगे संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे कैसे भारत का विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने आप नोट्स बनाइए, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।